हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 35वीं वर्कशीट जिसका विषय है निर्धनता एक चुनौती के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा आदि। बच्चों, हमारा देश भारत एक विकासशील देश है और हमारी आबादी का 21% हिस्सा गरीब है, जिसके कारण हमारे देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, यानी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते, वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते और उनका खान पान भी उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हैं। और हमारे देश में गरीब परिवारों के बच्चे छोटी उम्र में ही काम पे लग जाते हैं, जिसके कारण बाल श्रम जैसी कुप्रथा भी चलन में है और लोगों में गरीबी के कारण असहायता की भावना और समाज में एक गरीब अमीर के बंटवारे की स्थिति और लोगों में असुरक्षा की भावना जैसे समस्याएं देखी जाती हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। यानी जिस प्रकार से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी के आधार पर होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी माना गया है। इसे हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता रेखा के नीचे उन लोगों को रखा गया है जो लोग रोज़ाना $1.9 यानी लगभग 120 रुपये से कम प्रतिदिन पर अपना जीवन गुजारते हैं। यानी उनकी इनकम 120 रुपये से कम है और वह उस 120 रुपये से कम में ही अपनी रोज़ाने की ज़रूरतों को पूरा करने पर मजबूर है। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से ही भारत में भी गरीबों की संख्या को निकाला जाए कि कितने लोग 120 रुपये से कम पर रोज़ाना गुजारा कर रहे हैं, तो भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे आता है। पाकिस्तान में ऐसे लोग जो 120 रुपये से कम पर रोज़ाना अपना गुजारा करते हैं वे कुल 4% हैं। बांग्लादेश में 15% हैं। श्रीलंका और चीन में केवल 1% से भी कम लोग निर्धन हैं, जबकि भारत में इसकी संख्या, इसका प्रतिशत कहीं ज़्यादा है। इसके बाद है असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा भी इसके बाद है असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। यानी समाज के अलग अलग वर्गों में गरीबी भी अलग अलग देखी जाती है, जैसे अनुसूचित जाति के लोगों में और अनुसूचित जनजाति के परिवारों में, और गाँव में ऐसे किसान परिवार जिनके पास अपनी भूमि नहीं है कृषि करने के लिए, और शहरों के वे मजदूर परिवार जिनको नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिल पाती, रोज़ाना काम नहीं मिल पाता। तो ये लोग समाज में सर्वाधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इन लोगों को आमतौर पर कल की चिंता रहती है कि कल इनको काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर कल काम मिला तो ये पैसा कमाएंगे और कुछ खा पी सकेंगे, अन्यथा इनको भूखा ही सोना होगा। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इन्हें निर्धन में भी निर्धन कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार में एक माता, एक पिता, उनके 2 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप रहते हैं, यानी कुल 6 सदस्य हैं
और इस परिवार की दैनिक आय 200 रुपये है, यानी ये परिवार दिन में 200 रुपये कमा पाता है। तो ये 200 रुपये इनकी मूल आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा आदि पर खर्च हो जाते हैं और इसके बाद कोई पैसा नहीं बचता। लेकिन इस घर में रहने वाले बच्चों की मूल आवश्यकता शिक्षा भी है, और जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग इस परिवार में हैं, उनकी मूल आवश्यकता में उनके लिए दवाई भी शामिल है। क्योंकि इस परिवार की आय जो कि 200 रुपये है वो केवल खाने पीने पर ही खर्च हो जाती है, लेकिन बच्चों और बूढ़ों की जो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा और बूढ़ों के लिए दवाई, क्योंकि परिवार के इन सदस्यों की मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो ये इस गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में और भी निर्धन माने जाएंगे। आगे है निर्धनता के कारण। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण रहा है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। यानी भारत में जो गरीबी हम देख रहे हैं, इसका जो मुख्य कारण है वो इतिहास में छुपा हुआ है, और वो क्या है कि भारत का सदियों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहना। तो औपनिवेशिक काल में, यानी जिस काल में भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस काल में अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण भारत के सभी औद्योगिक धंधे चौपट हो गए। तो यहाँ के जो भी दस्तकार थे, हाथ के कारीगर थे, उन सभी के काम धंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनके काम धंधे समाप्त हो गए, जिसके कारण वे मजदूरी जैसे कार्यों को करने लगे और अपने जो हाथ के दस्तकारी का हुनर उनके पास था वे उसको छोड़ बैठे, और अपने आने वाली पीढ़ियों को वो हुनर, वो दस्तकारी वो नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों के पास कोई भी हाथ का कौशल नहीं रहा और वे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिरी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता चक्र बना रहा। यानी 1980 तक भारत में विकास बहुत धीमी दर से हुआ और आय में भी कोई खास वृद्धि लोगों की नहीं हुई। पिछले कुछ सालों में जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी कि लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर भी नहीं मिल पाए, जिससे प्रति व्यक्ति आय घटने लगी और लोग बेरोजगार होने लगे, और इस जाल में फंसकर एक निर्धनता चक्र बनता चला गया। साथ ही आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में और जनसंख्या पर नियंत्रण करने में सरकारें विफल रहीं, हम लोग सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण गरीबी और बढ़ती चली गई। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। यानी भारत में सभी के पास समान रूप से संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। जैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी वे ज़्यादा खेती करते और ज़्यादा धनी हो गए, अमीर हो गए, और जिन लोगों के पास कम ज़मीन थी या ज़मीन नहीं थी वे लोग मजदूरी में ही लगे रहे और गरीब रह गए। आगे है, हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीके से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। यानी जो छोटे किसान हैं उनके पास फसल बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए धनराशि नहीं होती, पैसे नहीं होते। वे इसको जुटाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इन कार्यों के लिए कर्ज ले लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। और आमतौर पर भारत में फसलों से इतनी आमदनी नहीं हो पाती, तो किसान कर्जा नहीं चुका पाता और पिछला कर्जा चुकाने के लिए वह फिर से नया कर्ज ले लेता है और इस प्रकार कर्ज के जाल में
फंसता चला जाता है। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? तो भारत में पड़ोसी देशों की तुलना में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण हैं? जनसंख्या, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, जोतों का छोटा आकार आदि आदि। दूसरा प्रश्न है, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? सामान्य तौर पर असुरक्षित समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? निर्धन परिवारों में भी निर्धन कौन होते हैं? महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि उनकी मौलिक आवश्यकताएं सामान्य व्यक्ति से अधिक होती हैं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा और बूढ़ों के लिए दवाई, ये उनकी मूल आवश्यकताओं में शामिल है। चौथा प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना? तो भारत में औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन जो था, उनकी नीतियों के कारण भारत के हस्तशिल्प और उद्योगों का विकास जो है वो नष्ट हो गया, जिसके कारण भारत में आज भी गरीबी कायम है। पांचवा प्रश्न है, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न के उत्तर में जाना कि भारत में जो निर्धनता के कारण है वो क्या है? बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, जनसंख्या, अशिक्षा आदि। छठा प्रश्न है, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है? विचार करके लिखिए। तो ऋण जाल यानी ऋण के चक्र में फंस जाना, ऋण के जाल में फंस जाना। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन ले लेता है, जैसे किसान को फसल बोनी है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अपना घर बनाना है, तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज ले लेता है और वह उसको नहीं चुका पाता, तो पिछले कर्ज को चुकाने के लिए जब उस पर दबाव आता है तो वह फिर से एक नया कर्ज ले लेता है और पिछले कर्ज को चुका देता है। लेकिन नया कर्ज ले लेता है, फिर उसको नहीं चुका पाता और फिर दबाव आने पर फिर से नए कर्ज ले लेता है पिछले कर्ज को चुकाने के लिए। तो इस प्रकार वह इस जाल में फंस जाता है गरीबी के कारण। और कई बार एक आम व्यक्ति भी जो कर्ज ले लेता है, किसी कारणवश वो जब नहीं चुका पाता तो फिर वह नया कर्ज लेता है और वह पुराने कर्ज को चुका देता है, और अगली बार भी वह कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं जुटा पाता तो वह पिछले कर्ज को चुकाने के दबाव में फिर से नया कर्ज ले लेता है, और इस प्रकार कर्ज का, ऋण का ब्याज देते देते वह जाल में फंस जाता है और गरीब हो जाता है, यानी ऋण जाल के परिणाम स्वरूप वह गरीब बन जाता है। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।